प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बैनुल-अक़वामी लॉबिंग ने काम दिखा दिया। अमरीकी कांग्रेस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फौरी रिहाई का मुतालबा पाकिस्तान ने दाखिली मामला करार दे दिया। यूएन रिपोर्ट में बानी पीटीआई की कैद से मुतालिक क्या कुछ कहा गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई का शहबाज सरकार से हाथ मिलाने से इनकार, पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें मुस्तरद कर दी। अगले हफ्ते दोनों ग्रुप पास बुला लिए। जेल कंट्रोल के हवाले से एजेंसीज पर इल्जाम, बुशरा बीबी की भी मौजूदा हुकूमत को जेल से बद्दुआएं। इसके अलावा बात करेंगे फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत आपस में टकरा गए। पुलिस को देखकर फवाद चौधरी के भागने के अमल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका दिया था। मरवत का लंदन में फवाद चौधरी पर तंज। शेर अफजल जैसे लोगों की सियासी लाइफ 2.5 साल तक होती है, जिसमें 15 माह गुजर चुके हैं और 8 माह बाकी हैं। फवाद चौधरी का जवाबी वार, लड़ाई कहां जाके रुकेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार काशिफ अब्बासी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? बिल्कुल ठीक काशिफ भाई साहब, आप कैसे हैं? और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। काशिफ भाई साहब, बात करेंगे, आपके प्रोग्राम में भी डिस्कशन हो रही थी इसी हवाले से। ये जो अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के बाद हम देख रहे हैं एक सिग्निफिकेंट हैपनिंग हुई है। यूएन का ये ह्यूमन राइट्स का एक वर्किंग ग्रुप है जिसने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को, उनको हिरासत में रखने को इल्लीगल करार दे दिया है। हाउ इम्पैक्टफुल इज दिस स्टेटमेंट? इम्पैक्टफुल तो नहीं, इसकी तो अगर आप लाइफ देखेंगे, पॉलिटिकल लाइफ, तो वो एक नहीं है जिसपे को बाइंडिंग ये फाइंडिंग हो यूएन की, या इससे पहले जो अमरीकी कांग्रेस ने जो करारदाद मंजूर की थी वो भी बाइंडिंग नहीं है, जो पाकिस्तान के इलेक्शन जो उसके प्रति को ज्यादा इम्पैक्ट मेरा ख्याल है इसका गवर्नमेंट ने भी नहीं लिया। ये जरूर एक डिप्लोमेटिक फेलियर के तौर पे भी देखा जा सकता है इसको, कि एक डिप्लोमेटिक फेलियर है कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो। यानी ये जो अभी जुल्फी बुखारी साहब तो खुद मान रहे हैं कि उनकी उस पर हुआ जो यूएन का वो आर्बिट्री जो डिटेंशन के ऊपर जो रिपोर्ट आई है, लेकिन सरकार से या हुकूमत से अभी उन्होंने जवाब मांगा। हमारी हुकूमत इतनी सीरियस है कि उसने जवाब ही नहीं दिया। कोई कच्चा पक्का जवाब दे देते तो शायद वो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी कुछ ज्यादा को तूफान नहीं आ गया इन दोनों चीजों से। लेकिन ये जरूर है कि एक डिप्लोमेटिक फेलियर जरूर है कि हम कहाँ खड़े हैं कि ना यूएन और ना अमेरिकन कांग्रेस आप उन दोनों चीजों को ना एंटिसिपेट कर सके, ना उनको मैनेज कर सके। तो ये हुकूमत का फेलियर बहुत बड़ा है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेरा ख्याल है ये सफारती महाज के बड़े दावे करती थी, लेकिन सफारती महाज से बहुत बड़ा फेलियर है ये हमारी हुकूमत का, कि वो यानी खराबियां तो हैं, ये तो हम जानते हैं कि इलेक्शन में बहुत से खराबियां, और इमरान खान को जबरदस्ती सजाएं देकर अंदर रखा हुआ। बातें तो दोनों ठीक हैं, लेकिन अमूमन हुकूमतें इसको मैनेज करने की कोशिश करती है, मैनेज नहीं हुआ है। अच्छा काशिफ, इज इट जस्ट लॉबिंग? जो हमने पहले भी अमेरिकन कांग्रेस वाली चीज देखी, आपको लगता है कि वो सिर्फ लॉबिंग का नतीजा थी और अभी भी ये जुल्फी बुखारी ने इसके लिए एफर्ट्स की, तो ये सिर्फ कनेक्शंस हैं, नेटवर्किंग है जिसके ये नताइज हैं, या देयर इज सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन, या वहां पर कुछ सोच इस के पीछे है मौजूद? लेकिन अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि 368 के करीब वोट लॉबिंग के नतीजे में रिपब्लिकन और कांग्रेस और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों को मिल सकते हैं, तो मैं तो बहुत हैरान हूंगा आपकी इस सेक्शन पे कि ये लॉबिंग की वजह से हो गया। कौन 368 कांग्रेसमैन को इकट्ठा कर सकता? कौन, किसके लिए ये मुमकिन है कि वो 368 वोट्स अपने लिए डाल ले और खिलाफ हुकूमत सिर्फ 8 वोट कर सके? देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले जब भी अमेरिका में फॉरेन ऑफिस की या स्टेट डिपार्टमेंट की या व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान का सवाल पूछा जाता था, वो कहते हैं इंटरनल मैटर है पाकिस्तान। ये इट इज नॉट ओवर, हम ओवरली सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जी कोई लॉबिंग फर्म हायर कर ली और इतनी अच्छी लॉबिंग फर्म है जिसने, और अगर 368 मेंबरान तरीके इंसाफ अगर इकट्ठे कर सकती है तो फिर इस मुल्क का निजाम तरीके इंसाफ के हाथ में दे दें, फिर वो ज्यादा बेहतर चला सकती है। क्योंकि जो हुकूमत 8 वोट लेती है और तरीके इंसाफ जैसी एक सियासी जमात जिसका लीडर अंदर है, जिसकी लीडरशिप कोई नहीं है, अगर वो 368 वोट ले रही है और वो इकट्ठे कर सकती है और इतनी लॉबिंग कर सकती है, फिर तो इनको हुकूमत में होना चाहिए, फिर हुकूमत तो इनको चलानी चाहिए। तो ये इवन जुल्फी बुखारी साहब का जो है, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि केसेस दुरुस्त है, बात दुरुस्त की है दोनों सूट से। पाकिस्तान के इलेक्शन रिग हुए, एक बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, और धांधली भी इस दफा बड़ी महंगी किस्म की धांधली।
इमरान खान साहब को अंदर रखा गया, ये आप भी जानते हैं, साइफर का सामने आ गया, इद्दत का भी केस, आखिरी सजा जो उनकी है वो भी मुझे लगता है कि अगले केस में खत्म हो जाएगी। तो रखा तो अंदर सियासी बुनियादों पर गया है, इलीगल डिटेंशन है, सियासत की बुनियाद पर क्या हुआ इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये लॉबिंग का नतीजा मुझे नहीं लगता। ये हुकूमत की नाकामी भी है, जिससे सब जवाब जब मांगा गया कि सोर्स ये कहता है तो उन्होंने सोर्स का उस चीज का कोई जवाब ही उन्होंने नॉन सीरियस लिया सारी चीज को, जिसकी वजह से फिर उन्होंने सोर्स की बुनियाद पर सारा फैसला सुना। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम निकाला सर। आपने अभी बड़ी खूबसूरत बात की है कि मेरा भी ये व्यू रहा है पहले दिन जब ये खबर आई थी कि 368 लोग जो हैं उन्होंने ये करारदाद के हक में वोट डाला है, तो ये अकेले खान साहब या उनकी पार्टी के लिए तो नहीं हो सकता। 50-60 चलो बहुत बड़ी बात होगी, 100 लोग इकट्ठे कर लेंगे, 368 तो नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है तो फिर इसके पीछे क्या ऐसी अचानक ये उनको अमेरिकन को बैठे बिठाए एक उनके जहन में आया कि हमने पाकिस्तान के रिग्ड इलेक्शन पे हमने बात करनी, स्पेशली जब वो आप देखते यूक्रेन में वो फंसे हुए हैं, वहाँ फ़लस्तीन का मसला हमास का और इसराइल का चल रहा है, ख़ुद वहाँ पे उनके अपने इलेक्शंस आने वाले हैं, वो उनमें बिजी हैं, लोकल पॉलिटिक्स है, उनका ट्रंप वर्सेस बाइडन साहब के इश्यूज चल रहे हैं बहुत सारे। अचानक फिर उनको क्यों ख्याल आ गया नहीं जनाब के पाकिस्तान के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पर बात करनी ज़रूरी है? आपको इसके पीछे क्या लगता है सर? आपने इंटरनेशनल अफेयर्स कवर किए हुए हैं, फॉरेन अफेयर्स आप भी कवर करते रहे, कोई थोड़ी सी कोई इंसाइट आप भी बताएं कि फिर क्या वजह हो सकती है सर? देखिए, फॉरेन ऑफिस से आप बात करें ना तो वो चाइना विजिट के ऊपर और इस तरह की चीजों की तरफ ये उंगली उठा के कहते हैं कि ये उसका रद्द-ए-अमल ज्यादा नजर आता है। मेरा ही ख्याल है कि ये इसमें चाहे चाइना हो चाहे जो भी हो, अमेरिकन कांग्रेस का ये इतना बड़ी मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान को वोट डालना, ये तो इसका ताल्लुक सियासत से है, इसका ताल्लुक सियासत के अलावा और किसी चीज से। और वो लार्जर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, जिस तरह हम अपने आप को पोजीशन करते हैं, इसका ताल्लुक उस चीज के साथ है, इसका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स के साथ है। कि बड़ा अरसा हो गया, पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका और इन मुल्कों ने अब ह्यूमन राइट, इंसानी हकूक, फेयरनेस, लोगों के राइट, इन पर बात करनी छोड़ दी है। ऐसा ही है, सिर्फ अपनी सियासत के मुताबिक बात करते हैं कि जो उनको लगता है। आपको याद होगा बांग्लादेश के इलेक्शन पर इसी तरह की एक ट्वीट अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके वजीर खारजा ने की, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब आगे से एक सख्त जवाब आया, बल्कि हिंदुस्तान, आपको याद होगा कि उसके तेल खरीदने पर उन्होंने कहा जी आप अपना काम देखें, हम अपना काम देख रहे हैं। तो उधर से ये अमेरिकन पोजीशन बदल दी गई थी सारी। इनके लिए मसाइल नहीं है ये एंगेज करते हैं, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप भी आ जाएगी तो उसके साथ भी एंगेज कर लेंगे आप। इसका ताल्लुक लार्जर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ है। मैं जैसे कहा कि कुछ लोग चाइना जो शहबाज शरीफ साहब का विजिट था, उनको चाइना की तरफ OPEC 2 है, या उनकी जो पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, उसकी वजह ये हो सकती है, ये एक रद्द-ए-अमल इनडायरेक्ट हमें तो मैसेज डिपॉजिट दिया गया है। वरना इसके अलावा जी लोग साहब अगर कोई ये सोचता कि इंसानी हकूक के लिए खड़ा या वो फेयर इलेक्शन वो सिर्फ उस मुल्क में जाता है जिस जगह उनकी मर्जी की रजीम ना है या उनकी मर्जी की हुकूमतें ना बन रही हूँ। इससे ज्यादा अमेरिका का इंसानी हकूक और किसी दूसरे मुल्क की सियासत में इससे ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं। अच्छा, ना उनका इंटरेस्ट। आपने बड़ी अच्छी बात की है सारी, और हम देख रहे हैं कि ये PTI ने कोई इतनी बड़ी ओनरशिप नहीं दी। जैसे वो सेनेट की प्रोसीडिंग हुई थी, कमेटी में, अमेरिकन सेनेट की कमेटी थी जिसमें हेयरिंग हुई थी, डोनाल्ड लू भी पेश हुए थे, तो उस वक्त जिस तरह का उन्होंने सेलिब्रेशन की थी, ओनरशिप दी थी पूरे प्रोसेस को, अब की दफ़ा ये 368 वाली, हालांकि ये ज़्यादा डैमनिंग करारदाद है और ज़्यादा इसके मैं तो समझता हूँ कि इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशन है, वो जो एक अलहदा चीज़ है। सो इस दफ़ा हमने PTI के रैंक्स में वो खुशी या वो ओनरशिप या वो थोड़ी सी इसको हाईलाइट करना, प्रमोट करना, कोई शोज़ में आना या कोई तकरीरें करना, वो नज़र नहीं आया। क्या आप समझते हैं कि PTI भी समझ रही है कि ये करारदाद हमने नहीं कराई, ये कहीं ऊपर से आई है किसी और इसके कुछ और मकासद हैं? देखिए, एक तो वजह ये हो सकती है कि उनको भी कोई लार्जर पॉलिटिक्स की कोई सेंस होता हो, लेकिन दूसरा आप याद रखें कि तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बहुत बड़ा एक बयानिया बनाया था कि इंटरनल ये इंटरफेरेंस था, मैच के हमारे मामलात में इंटरफेरेंस कैसे की अमेरिका ने। जो आपको याद होगा डोनाल्ड लू का बयान एक आया था, वो जो साइफर आया था पाकिस्तान जी। अब ये नहीं हो सकता कि एक इंटरफेरेंस अच्छी है और एक इंटरफेरेंस बुरी, लेकिन UN और अमरीकी करारदाद मैं इन दोनों को सेपरेटली देखी। मेरा ये ख्याल है कि अमरीकी करारदाद उसी तरह इंटरफेरेंस या हुकूमत गिराना या ये इस तरह के मामलात पर इंटरफेरेंस, क्योंकि वो इस तरह के बयान भी सियासी बुनियादों पर देते,
लेकिन यूएन, क्योंकि हम यूएन की बॉडी और उसके जो कन्वेंशन हैं, हम सिग्नेटरी हैं उनके, और यूएन का ये मैंडेट भी है कि मुल्कों में किसी जगह खराबी हो रही हो तो यूएन उसमें अपना व्यू दे सकता है। ना सिर्फ ये दे सकता है बल्कि फौज भी यूएन की उसके छतरी के नीचे जाया करती है जगह जगह। तो इसलिए यूएन वाली को ज्यादा सीरियस लेना चाहिए और ये इंटरफेरेंस के जुमरे में उस तरह नहीं आती। लेकिन जो आप तहरीक इंसाफ वाली बात पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इसलिए भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इससे मटीरियल फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी एक बयानिया बना चुके थे इस बात का कि अमेरिका ने हुकूमत गिराने के लिए इंटरफेरेंस किया है, तो ये भी एक इंटरफेरेंस के जुमरे में ही आता। शायद इस वजह से, मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वजह से इसको ज्यादा हाइप अप नहीं किया गया। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि देख लें दुनिया क्या कह रही है हमारे इलेक्शन के बारे में, लेकिन जो दुनिया कह रही है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन पे वही बात हो रही है। रोज ये बात होती है किस तरह ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, किस तरह एक माइनॉरिटी को गवर्नमेंट बना दिया गया है इन इलेक्शंस में। क्योंकि ये एक जुबान जदे आम चीज है, अमरीकियों के कहने से एक एडेड प्रेशर, एक सेंस तो आ जाती है कि अमेरिका क्या सोच रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं। अच्छा, कहा जो आपने कहा कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट उस तरह नहीं होगा या बाइंडिंग नहीं है, दोनों वो जो यूएनओ के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट हो या कांग्रेस की इनकी रेजोल्यूशन हो, लेकिन हम इसको एक और तनाज़ुर में अगर देखें जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, अगर ये ग्रेटर गेम है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त बैलेंस नहीं कायम कर पा रहा, अमेरिकन और चाइनीज़ के जो इशूज़ चल रहे हैं उसके नतीजे सामने आ रहे हैं हमारे, आपको लगता नहीं है कि ये अगर ग्रेजुअली बहुत बड़ी चार्जशीट बनती जाएगी? मतलब स्टेजेस हैं इसकी, 3 स्टेजेस हैं, ये 3 काम हुए पिछले कुछ 2-3 महीनों में कि डोनाल्ड लू को बुलाया गया, कमेटी के सामने वो पेश हुए, उसके बाद हमने देखा कांग्रेस की रिपोर्ट है, अब वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ गई है। तो अल्टीमेटली यही काम तो हमने देखा अफगानिस्तान के केसेस में ऐसे शुरू हुआ, ये ईरान के साथ हुआ, ये फिर शाम, लिबिया, इराक, ये इवन नॉर्थ कोरिया, तो इसी तरीके से चीज़ें डेवलप की गई ना। इसी तरीके से आप अमेरिकन आपकी पब्लिक उनकी ओपिनियन और यूरोपियन ओपिनियन जो मैटर करती है दुनिया भर में, सो अल्टीमेटली जो केस बनता जाएगा कि पाकिस्तान भी रोग स्टेट बनते जा रहा है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ये भी जाके उसमें रशियन और उसमें चाइनीज़ मॉडल की तरफ वन पार्टी उसमें जा सिस्टम में जा रहे हैं। सो वी हैव टू स्टॉप देम। और पाकिस्तान का आम मुल्क है नहीं, न्यूक्लियर हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम रहता है। तो ये तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट बनती जा रही है अगर हुकूमत पाकिस्तान दुनिया को कायल ना कर सकेगी रिपोर्ट या ये चीज़ें कंसर्न्स ठीक नहीं है। इट्स ए वेरी डेंजरस डेवलपमेंट, ये तीनों जो मैंने बताई हैं सर आपको। ये आपका जो कॉन्टेक्स्ट है दुनिया में वो किस तरह काम करते हैं, बात तो ठीक है कि दुनिया में इस तरह पहले केस बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट दैट सिंपल। देखें, हम एक तो एक पार्टी रूल की तरफ है, हमारे मुल्क में पार्टीज मौजूद है, तहरीक इंसाफ का लीडरशिप अंदर हो, लेकिन एक बड़ी जोरदार पार्टी एक पाकिस्तान में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है, उनके साथ पीपल्स पार्टी है, दूसरी सियासी जमातें। तो वन वी आर नॉट इन दैट वन पार्टी रूल की तरफ अभी नहीं गए हैं उस तरह। दूसरा, पाकिस्तान जिस खित्ते में है और जिस तरह ये रैंक चाइना है, इतना आसान भी नहीं होगा हमें इराक बनाना या सीरिया बनाना या कोई दूसरा मुल्क बनाना, इतना भी आसान नहीं है। लेकिन एक केस जरूर बिल्ड किया जाता है इस तरह का प्रेशर डालने के लिए। मुझे लगता है कि ये प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान पे, तो व्हाटएवर अंदर में क्या गुफ्तगू होती है डिप्लोमेटिक लेवल्स पे, सफारती जगह पर, महाज पर गुफ्तगू क्या होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ये सुनना कि वो क्या कह रहे हैं। क्या इस किस्म की कोई कम्युनिकेशन आई है कि आप बहुत ज्यादा चाइनीज की तरफ जा रहे हैं? क्या कोई कम्युनिकेशन है कि हमने जो डिप्लोमेटिक पोजीशंस ली हुई हैं उस पर कोई एतराज है? या ये भी मुमकिन है कि हम ओवर रीड कर रहे हैं इस चीज को कि अमेरिका बड़ा नाखुश है, ये तो रैंडमली कोई चीज आ गई हो, विच लुक्स अनलाइकली, बट शायद ये भी मुमकिन हो हम समटाइम्स कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज होते हैं कि बड़े सिंपल आंसर्स होते हैं। हो सकता है सिंपल आंसर है कि वहां पर ये पाकिस्तान की जो इलेक्शंस हैं उसके बारे में व्यू भी हो इस तरह का। इमरान खान के बारे में भी एक इंटरनेशनल लीडर तो वो है, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है, पाकिस्तानी जो डायस्पोरा बाहर के मुल्कों में वो लार्जली तरीके इंसाफ का है, हो सकता है उसका प्रेशर भी हो। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि ये उस तरफ ना चला जाए जहां पर एक केस बिल्ड होना शुरू हो जाए कि आपका मुल्क तो जमहूरियत और इंसानी हकूक के मामला पर इस जगह खड़ा है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये बात ठीक है, और उसको एड्रेस करने का सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि इन चीजों को खत्म करें। ये जो मसाइल हैं हम उनको कंपाउंड करने की कोशिश पे लगे हुए हैं। यहाँ पर जहाँ आपको कानून और इंसाफ नजर आना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीजिंगली नजर ये आ रहा है कि इद्दत जैसे केस में आप सजाएं सुनवा देते हैं लोगों तो काशिफ आपको क्या लग रहा है इन 3 चीज़ों से जो मैंने बताई हैं आपको, मतलब सेनेट की कमेटी की प्रोसीडिंग, फिर कांग्रेस की
एक अनप्रेसिडेंटेड करारदाद आप वर्किंग ग्रुप की तरफ से बहुत बड़ी एक उनकी फंडिंग आना, तो ये इमरान खान साहब के हाथ मजबूत करेगी, इनकी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत करेगी, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट पीछे जाएगी और उनके मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे, या दोनों साइड खान साहब मजीद पक्के होंगे जी मैंने बात नहीं करनी, मैं अपनी शराइत पे वापस आऊँगा, क्योंकि ये फंस गए हैं, पूरे इस्टेब्लिशमेंट भी फंस गई, हुकूमत भी फंस गई है, और हुकूमत भी कहेगी इस्टेब्लिशमेंट के खान साहब अगर हमें पूरी दुनिया में इस तरह हमारा ढंढोरा पिटवा रहे हैं तो फिर ठीक है, वो कहते हैं वाट कम में। तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों साइड क्या सोचेंगी, या इसी ही वो कहते हैं इसी तनख्वाह पे काम चलता रहेगा दोनों का? फिलहाल तो ऐसे ही चलेगा। मुझे कोई इतना को पाकिस्तान में जलजला इन रिपोर्ट की नतीजे में आता नजर नहीं आया कि कोई बहुत बड़ा जलजला आ गया हो। इस वक्त अगर आप देखें और मैं अगर सोचूं कि हुकूमत क्या सोच रही होगी, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही, वो कहेंगे हाँ ये होगा, कोई गल नहीं, कौन सी को बाइंडिंग है ना, हमें सरकारी लेवल पर इस तरह का प्रेशर है। लेकिन जब अमेरिका की तरफ से सरकारी लेवल पर प्रेशर आएगा, हम शायद बांग्लादेश नहीं है, हम नहीं खड़े हो पाएंगे, बांग्लादेश फिर खड़ा हो गए जब उनको उनके इलेक्शंस के ऊपर तनकीद की अमेरिकन ने। हम तो इस तरह की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये कि कांग्रेस पास ने जो बिल करारदाद पास की, उसके नतीजे में हमने भी अपनी करारदाद ले आए, तो इसका मतलब हम उनको टेक ऑन जरूर कर रहे हैं, हम बिल्कुल दब नहीं गए। लेकिन काशिफ आपने देखा, मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, बड़ी अहम बात कह रहे हैं आप, कि इसी तरीके से 80s में हमने देखा कि उस वक्त के प्रेसिडेंट रेगन से पहले और बाद में बुश साहब है, तो उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था, डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि पाकिस्तान ने एटम बम नहीं बनाया, लिहाजा इनको मिलिट्री इकॉनमी एड दी जा सकती है। वो लेटर देते थे, बाकायदा रिपोर्ट उनकी तरफ से जाता था कि नहीं है वो। और फिर हमने देखा प्रेसलर या अमेंडमेंट्स आ गई थी। तो अगर पाकिस्तान इसी रास्ते पे चलता रहा कि वही डैम एटीट्यूड जी हमें क्या होता है, बैंडिंग नहीं है, तो किसी दिन को सेनेटर खड़ा हो जाएगा प्रेसिडेंट की तरह, वो अपना बिल ले आया कि जनाब को फलां सेंक्शन लगाएं इन पे, ये चीज़ें पाकिस्तान हमसे नहीं मंगवा सकता या हम नहीं मंगवाएंगे। तो ये तो अगर 368 लोग खड़े हो गए, ये तो कोई करारदाद किसी वक्त पास कर सकते हैं। और जो अमेरिकन उस एडमिनिस्ट्रेशन में बैंडिंग होगी, जैसे प्रेसलर अमेंडमेंट हो गई थी, ये आप ठीक कह रहे हैं, प्रेसलर अमेंडमेंट भी यही थी। अगर आप तारीखी तौर पर उसको देखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जब तक सेटिस्फैक्शन है तब तक पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगेगा। बाद में फिर वो सैंक्शन लगे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं क्लीन फिट हेल्थ दी पाकिस्तान को, तो उसके बाद वो इम्पोर्ट हो गई। तो ये अगर आप कहें कि आज है, आज तो नहीं है। आज ना मुझे एस्टैब्लिशमेंट मुश्किल में लग रही है, ना परेशान लग रही है, ना हुकूमत परेशान है, मुश्किल में ना। लेकिन आपकी बात ठीक है कि क्या उस तरफ जा सकता है, मामला उस तरफ जा जरूर सकता है। ये कोई नहीं कह सकता कि इससे आगे बात नहीं जाएगी, यहाँ पे आके दब जाएगी। अब ये आगे आपके कंट्रोल में नहीं है, देखिए हमारी हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं कि आगे अमेरिकन क्या करते हैं, कांग्रेस क्या करेगी या हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत का अब तक का बयान यही है कि जो पाकिस्तान में हुआ ये इनका अंदरूनी मामला, हमारा उससे लेना देना नहीं। इलेक्शंस हो उस पर भी मैं आज ही सुन रहा था, शायद व्हाइट हाउस के तर्जुमान थे, उन्होंने कहा दिस इज पाकिस्तान से इंटरनल मैटर। पिछले एक साल से कितनी वायलेशन हुई ह्यूमन राइट्स की, अमेरिकन ने उसको पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार और कहा कि हम सारों को यही कहते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक चले। लेकिन कल इसकी वजह ये तो नहीं है, अगर उस तरफ जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। काशिफ इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो वहाँ पे 6 जनवरी को 2020 था या 22 था मेरा ख्याल है, जब वहाँ पर 20 था, जब ये वहाँ पे वो हंगामे हुए थे ट्रंप को और उनके हामियों ने अटैक किया था और वो भी कहते थे मैं इलेक्शन रिजल्ट बाद में मानने से इनकारी हो गए थे। सो कहीं पे बाइडेन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमरान खान को पाकिस्तान का वो तो नहीं समझती, वो ट्रंप तो नहीं समझती कि जैसे ट्रंप उनके लिए ट्रबल मेकर है, वो समझते होंगे ये यहाँ पर हैं, वो भी इलेक्शन रिजल्ट नहीं मानते, ये भी नहीं मानते, वहाँ उनके हामी आते हैं हंगामा करते हैं, इनके हामी आके हंगामा करते हैं, वो कैपिटल हिल पे हमला करते हैं, ये 9 में करते हैं, ये मिले जिले लोग हैं लिहाजा इग्नोर करें। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमरान खान साहब की बातों को सीरियस नहीं लेते बिकॉज ऑफ ट्रंप फैक्टर इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि इसका ट्रंप फैक्टर से कोई लेना देना। देखो दुनिया में हर मुल्क या अमेरिका कम अज कम जितनी उनकी एक्सेस है, जितने उनके थिंक टैंक्स यहाँ काम करते हैं, जितनी वो लोगों से मुलाकातें करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर उनको पता है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में 8 फरवरी को क्या हुआ। एक बड़े पैमाने पे धांधली हुई, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाया गया। अमेरिका की तरह नहीं है कि जहाँ पे इलेक्शन लार्जली फेयर हो जाए लेकिन कोई एक मानने से इनकार करता। लेकिन ट्रंप नहीं मान रहा था सर, काशिफ आपके सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो ट्रंप तो नहीं मान रहा था 2020 वाले इलेक्शन, वो तो कहते धांधली हुई है, वो तो व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं था। अगर आपको उन दिनों की अगर आपको रिपोर्ट याद हुई तो ये बहुत बड़ा खतरा था कि वो तो ये व्हाइट हाउस से जा नहीं रहा था।
तो अच्छे खासे प्रॉब्लम थे। सो मिलते जुलते हालात थे सर। वो ट्रंप तो अभी भी आप देखेंगे, अभी भी उसने कहा इलेक्शन के हवाले से, उसको लास्ट डिबेट हुई प्रेसिडेंशियल बाइडेन के साथ, तो उससे पूछा गया, और CNN ने पूछा उनके रिपोर्टर ने, मॉडरेटर ने, कि आप इनके इलेक्शन रिजल्ट मानेंगे? तो उन्होंने कहा अगर फ्री एंड फेयर हुआ तो मैं सोचूंगा। सो अभी भी वो वहाँ पे नहीं दे रहा, तो वो तो पाकिस्तान से मिलते जुलते हालात हैं भाईजान। सर मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर जरूर इलेक्शन में जो होता है पाकिस्तान की तरफ पे नहीं। पाकिस्तान में इलेक्शन कराने वाला कहता है कि धांधली है, हाँ हमने की है। जो जीते हैं वो मानते हैं हाँ जी इलेक्शन पाकिस्तान में कब फेयर होते हैं। जो हारने वाला वो भी कहता है कि इलेक्शन पाकिस्तान में फेयर। आप दोनों साइडों से किसी सियासतदान से पूछ लें, वो आपको कहेगा कि जनाब इलेक्शन फेयर नहीं है। जो आज के इलेक्शन को 8 फरवरी के इलेक्शन को डिफेंड कर रहे हैं, वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ। तो ये हमारे यहाँ पर तो एक एडमिटेड फैक्ट है ये कि हमारे इलेक्शंस में धांधली होती है, और ये भी एडमिटेड फैक्ट है। सर एक तो लोकल पॉलिटिक्स पे भी आपसे बड़ी वो डिटेल से बात होगी, लोकल पॉलिटिक्स पे भी आपको फायदा उठा लें। कभी कभी आप हमारे हाथ चढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करना पड़ता है। एक आर्गुमेंट दे दूं रोग साहब सर, इसमें से एक चीज ऐड कर लें। देखिए हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी गुस्से में थी इमरान खान साहब के खिलाफ, जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे अफगान विड्रॉल के। ऐसा ही है। उन्होंने कहा ब्रेक चेन ऑफ स्लेवरी, ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, और उन्होंने कहा अमेरिका नाकाम हो गया। बड़ा एम्बैरेसमेंट फील की अमेरिकन ने कि जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से उनका ये ख्याल था कि उन्होंने एम्बैरेस किया है पाकिस्तान अमेरिका, जिसकी वजह से आपको याद होगा एक फोन कॉल का इंतजार था पाकिस्तान में कि फोन कॉल करें, वो फोन कॉल करने को भी तैयार नहीं। ऐसा ही है। तो उनका जो ग्रीवेंस है इमरान खान साहब की हुकूमत या इमरान खान साहब के खिलाफ, वो इस बुनियाद पर नहीं है कि ट्रंप उधर वही करता है तो शायद इमरान खान भी ये करता है। उनका ग्रीवेंस किसी और बुनियाद पर है। उनका ग्रीवेंस है अफगान वॉर, और दूसरा इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन चल रहे हैं। अमेरिकन आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। अब जो होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, जो भी बात आगे चलेगी। इस वक्त वो अपनी कैंपेन में, इस वक्त तो ये पता नहीं कि बाइडेन को विड्रॉ कराएंगे या क्या कराएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। मतलब आप कह रहे हैं अगले 6-8 महीने हमें परेशानी की जरूरत नहीं है, जनवरी 2025 के बाद देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या करना है या नहीं करना। अच्छा लोकल, ये लगता है जी सर, कमिंग टू द लोकल इश्यूज, ये फवाद चौधरी साहब वर्सेस पार्टी में जो एक महाभारत दंगल चल गया है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले अगेन आपके शो से रऊफ हसन साहब के इंटरव्यू से सारा काम शुरू हुआ, तो पहले फटे चले रऊफ हसन साहब के और उनके, अब वो ये फवाद चौधरी साहब के उनसे शेर अफजल मरवा साहब से चल गए। पार्टी के अंदर डांग सोटा, न्यू ये PTI वर्सेस ओल्ड PTI। सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, मेरा ख्याल है फवाद चौधरी ने अभी तक जो अपनी पॉलिटिक्स को पिच किया वो गलत किया। अगर आप पार्टी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप इंतजार कर लें। अभी इमरान खान साहब से मुलाकात मुतवक्को थी, नहीं हुई, चलो यार खामोशी से इंतजार कर लें। अगर कोई लीडरशिप ये कहती है, जो कि उनका भी एक व्यू बड़ा स्ट्रांग है पार्टी के अंदर, कि जो लोग छोड़ के चले गए वो उनके बराबर कैसे हो सकते हैं जो खड़े हैं, और ये बात समझ भी आती है। लेकिन फवाद साहब, हर वो आदमी, चाहे वो उनका दोस्त है या उनका मुखालिफ है, हर वो आदमी जो फवाद साहब के बारे में बयान देता है, फवाद साहब उसको रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फवाद का ये आर्गुमेंट, ये तरीका शायद ठीक नहीं है। सियासत में कभी कभार कुछ चीजों का इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन फवाद के केस में पूरी PTI इकट्ठी हो गई। मतलब शेर अफजल मरवा साहब का भी वही ओपिनियन है, जो रऊफ हसन साहब का है, जो शिबली फराज का है। अब ये सारे अलग-अलग ग्रुप से पार्टी, जो हामिद खान का है, फवाद पर उन्होंने सारे इकट्ठे हो गए कि जनाब बाहर के लोग नहीं आ सकते, क्योंकि जाहिर है वो तमाम लोग जो अब लाइमलाइट में आए, जो पहले लाइमलाइट में नहीं थे। ये आप हम इंसानों को, जफाइयों को जानते हैं जो कि इस वक्त पार्टी की। तो फवाद की इतनी जल्दी क्या है? आपने भी सही बात की, मैंने भी अपने 1-2 ये प्रोग्रामों में हमने ये बात की, फवाद को इतनी जल्दी क्या है की है भाई? अभी खान साहब जेल में हैं, वापस आएंगे, बहुत सारा काम होने वाला है, अभी 1-2 साल, थोड़ा स्पीड ब्रेक करो, बंदा रुक भी जाता है, स्पीड जरा ऐसा कर लेता है। तो चौधरी साहब इतनी जल्दी में क्यों है वापस आने के लिए? थोड़ा सब्र करते हैं, कोई टीवी शोज में गपशप करें, कोई थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम गुजारें। ये बात ठीक है। देखिए जी, अगर वो सिर्फ ये भी करें ना रऊफ साहब की, पार्टी की जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसको टारगेट ना करें, तो फिर भी शायद फवाद साहब के लिए इतनी मुश्किल ना हो। फवाद का प्रॉब्लम यह है कि ही इज टारगेटिंग वो लोग जो रोज या हफ्ते में एक दफा जाके इमरान खान साहब से मिलते हैं, और वो बाहर। अब उन्होंने एक बयानिया बनाया, जो लोग बाहर हैं, जो लीडरशिप है पार्टी की, कि इनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, और ये सिर्फ इसलिए ये काम कर रहे हैं ताकि जब हम कॉल दें लोगों को एहतजाज की तो बाहर कोई ना निकले। इस वजह से ये चंद लोग लॉन्च हुए। अब मसला ये फवाद को जल्दी क्या है? देखिए, हो सकता है उनकी अपनी एक पॉलिटिकल असेसमेंट हो
वो काफी ऐसा बाहर रहे, खामोश रहे। उन्होंने पहले ज़ाहिर है एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसने जबरदस्ती उनको पार्टी से या जिन्होंने ट्वीट करवाई, जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान भेजा, पिछले कुछ अरसे में उनका रोल को पॉलिटिकली को थोड़ा सा कम नजर आ, ना लोग उठ रहे हैं, ना मुकदमे जो है वो चल तो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, लेकिन वो प्रेशर थोड़े से कम हो रहे हैं। देखिए, हर सियासतदान की पॉलिटिकल रीडिंग होती है। अब ये मैं अपना एनालिसिस आपको दे सर, हो सकता है ये लग रहा हो कि आने वाले चंद दिनों में कुछ होने जा रहा है, उनकी एक रीडिंग हो कि अगले 4-6 महीने में कुछ होगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। और शायद इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ही वांट्स टू बी ऑन बोर्ड। एक लास्ट लेग ऑफ हल्की फुल्की जो फाइट होगी वो उसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ये फवाद चौधरी साहब को वापस ले लेंगे पार्टी में इतनी सारी अपोजिशन के बाद, जिसमें 8-10 बड़े की लोग जो हैं खान साहब के करीबी, वो इस वक्त अपोज कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब की महाभारत उनसे चल रही है? देखिए, आज भी खान साहब से जब पूछा, उन्होंने कहा भी मैंने फैसला नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं लूंगा। पार्टी जो बाहर है उसका कहना है कि ये लोग वापस नहीं लिए जाएंगे। खान साहब ने कहा नहीं जी, अभी मैंने इसके बारे में फैसला नहीं किया। मुझे लगता है कि वो बहुत से लोगों को वापस ले लेंगे। खान साहब ने एक रिस्ट्रिक्शन बनाई, जिन्हें फाइलें दिखा के निकाला गया है उनकी वापसी नहीं है, लेकिन जिनको तशद्दुद करके निकाला गया उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा इशारा इसमें ये तो काशिफ की लड़ाई चलती रहेगी पार्टी में। फिर फवाद चौधरी साहब वर्सेस रेस्ट चलता रहेगा। खान साहब के इस डिप्लोमेटिक बयान के बाद वो फवाद चौधरी साहब ने आज उसको अपने हक में ट्रांसलेट किया है और दूसरा ग्रुप अपने हक में वो ट्रांसलेट करेगा, और आज के दिन फिर फवाद और ये शेर अफजल मरवल साहब की अब फिर उनकी क्रॉस फायर, उनकी डायरेक्ट फायरिंग हुई है। फिर तो ये लड़ाई बढ़ाने वाली बात है खान साहब की। पार्टी के अंदर तो लड़ाई चलती रहेगी, खत्म तो नहीं होगी स्टेटमेंट के बाद। खान साहब पार्टी के अंदर हल्की बोल की ठोक ठाक को हमेशा हवाई देते रहे। खान साहब ये आप अगर उनकी पॉलिटिक्स देखें, तरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स में कोई ना कोई किसी ना किसी के खिलाफ बातें करता रहता है हर दफा, और उसको नहीं होता ना, हम सब जानते हैं इसको रुकवाना किसी लीडर के लिए कोई मसला नहीं। जो 3 बड़ी सियासी जमातें एक शटअप कॉल देनी है और सारे खामोश होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन ये इसलिए चलती रहती है क्योंकि लीडर रोकते नहीं है। साथ साथ भी शायद उनको भी ये मजा आता है इस चीज में कि लोग आपस में एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। शुड लुक ऑर्गेनिक एज वेल। काशिफ वासा, बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है जो आप एनालिटिकल अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ इसी हवाले से बात करेंगे, UN के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट, और कुछ बात करेंगे जो बानी PTI ने आज गुफ्तगू की जेल में, उस हवाले से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।